अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। इस वक्त मंज़र-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में। एक अफसोसनाक वाक़या कराची के अंदर दोबारा पेश आया है और मैं बात कर रहा हूं मोबाइल स्नैचिंग की। आपके सामने ये माजी की अगर बात की जाए, बेशुमार कराची वालों के मोबाइल छिन चुके और जान की बाजी भी हार चुके और एक बार फिर से कराची में ये जो लहर है ये जाग सी गई है। 2024 की बात की जाए तो अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा, काफ़ी वारदातें कराची में हुई हैं और मोबाइल स्नैचिंग की अगर बात की जाए तो रेशियो बहुत ज़्यादा रहा है। और अभी आगे चलकर आपको दिखाएंगे हम कितने मोबाइल छिने और कितनी, अगर किडनैपिंग की बात की जाए, कितने भत्ताखोरी की बात की जाए, वो कंप्लीट डिटेल आप लोग देख पाएंगे एक पैकेज में, इसी मंज़र-ए-आम प्रोग्राम में। मगर आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली फ़हद नामी लड़के की। फ़हद बाहर से पढ़कर आया, लंदन से पढ़कर आया और ज़बरदस्त एनर्जेटिक लड़का। उसकी जो उम्र है हार्डली 33 ईयर्स ओल्ड और उनके जो वालिद साहब अभी हमारे दरमियान मौजूद है, खालिद उनका नाम है। वालिद साहब का ये कहना है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि फ़हद को इंसाफ मिले ताकि आने वाले वक्तों में और मज़ीद किसी फ़हद को इस तरह मौत की भीड़ ना चढ़ा दिया जाए। एक सवालिया निशान ये है कि कराची क्या लावारिस हो चुका है? कोई है पूछने वाला? कितनी माओं के लाल उजड़ चुके हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं। आए दिन यहाँ पर मोबाइल छीनना तो एक मामूल बन चुका है। और अगर जौहर की बात की जाए ना, यहाँ पर बहुत रात की बात की जाए, एक शहरी ने डाकुओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और डाकू भाग गए। ये कहाँ से आ रहे, कौन लोग हैं? क्या हमारी पुलिस नाकाम हो चुकी है? पुलिस उनको मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचा रही है? ये सवाल हम कोशिश करेंगे। हम गुलिस्तान जौहर के SHO के पास जाएंगे, पीर शबीर साहब के पास, उनसे पूछेंगे गुलिस्तान जौहर में ये वारदातें जो बढ़ती हुई जा रही हैं, इसकी बड़ी वजूहत क्या है? क्या पेट्रोलिंग कम की जा रही है? आइए आपको जगह दिखाता हूँ मैं, जाए वकुआ, जहाँ पर जो है फ़हद को 2 गोलियाँ मार दी गई। आप ये देख सकते हैं, ये है वो बदनसीब जगह जहाँ पर फ़हद को दिन दिहाड़े दोपहर के 2:30 बज रहे थे और फ़हद यहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रहा था और उसको 2 गोलियाँ मार दी, एक सीने पर, एक पेट पर। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मुझे आज भी याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारे एक आला अफसर ने कहा कि मुज़ाहमत ना करें, मोबाइल दे दें। मैं एक सवाल करता हूँ, मुज़ाहमत क्यों ना करें? जिस शख्स ने बड़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ मोबाइल ख़रीदा हो, और आजकल मोबाइल ख़रीदे अच्छा वाला तो वह लाखों की मालियत का मोबाइल आता है, तो क्या मोबाइल इतना आराम से दे दें? मैं मानता हूँ कि मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका कोई लाएअमल तो बनाए ताकि कराची वाले सुकून से बाहर बैठ तो सके। और ये तो दिन दिहाड़े में बात कर रहा हूँ। चले कराची को छोड़ें, लाहौर की बात कर ले। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा अक्सर जाना होता है और लाहौर में पूरी रात हम लोग बाहर होटल्स में बैठे होते थे। मजाल है कोई आपके पास आकर आपसे मोबाइल छीन ले या कोई ऐसी वारदात हो जाए। लाहौर भी तो पाकिस्तान का ही शहर है ना, तो कराची में क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा? ये भी एक सवालिया निशान है। रहिए आप लोग मेरे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। इस जगह पर हम लोग मौजूद है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया था और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सैयद गौस साहब जो कि इंस्पेक्टर है CIA के। गौस साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। गौस साहब, आपके सामने एक ऐसा वाक़या और जवां साला बेटा खालिद साहब का, यानी कि क्या बोले, खालिद की से जामिला, कोई है पूछने वाला कराची में? कराची में असल में सर बेरोज़गारी और इसकी वजह से जो हो रहे हैं और क्राइम में जो मामलात हैं यहाँ पे, जो नशे के आदी लोग हैं, ज़्यादातर ये लोग ये वारदातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर जो ये वक़ूआ हुआ है इस बच्चे के साथ, बेचारे के साथ जो हुआ है, इसके लिए हम इस पर काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं। टेक्निकली बेसिस पे भी हम काम कर रहे हैं और क्राइम सीन यूनिट से पहले भी हम काम करा चुके हैं। आज हम विज़िट करने आए थे कि यहाँ पे और मज़ीद कोई हमें क्लूज़ मिले, कोई शवाहिद मिले और आई विटनेस मिले हमें, तो आई विटनेस की तलाश में हम लोग आए हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने जो है आज पूरा विज़िट किया है और बहुत अच्छी कामयाबी भी मिली है हमें। लेकिन ये कि आगे जाके हम इनको जो है इंशाल्लाह पकड़ेंगे और कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे इनको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं जो कराची में वारदातें बढ़ती हुई जा रही हैं? ज़ाहिर है आपका ताल्लुक पुलिस से, ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ स्पेशली अगर गुलिस्तान जौहर की बात की जाए ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं और 2024 की बात की जाए तो रेशियो माजी की अगर बात की उससे बहुत ज़्यादा है। असल में क्रिमिनल्स जो है असल में रश का ज़्यादा फ़ायदा उठाता है इसमें। यहाँ पे अब गुंजान आबादी है, यहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत है और सेकंडों में, मिनटों में नहीं, सेकंडों में कार्रवाई करके चले जाते हैं। आदमी को जब पता चलता है कि मेरे साथ क्या हुआ, वो शौक में ही रहता है। तकरीबन उसको 15 से 20 मिनट बाद पता चलता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन ये कि यहाँ पे जो लोगों से यही गुजारिश है कि अपने CCTV कैमरे
उसको अच्छे लगवाएं, ताकि हम उसमें, और लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि वो आके गवाही भी दें। गवाही जब तक हमें नहीं मिलेगी, जब तक इनको हम कैफे किरदार तक नहीं पहुंचा। असल में एक बात बताऊं मैं आपको, यह बात आपने बहुत अच्छी की। लोग ना असल में ना थोड़ा घबराते हैं, कहते हैं यार हमने ये काम तो हो गया हमारे साथ, चुप होके बैठ गए। वो शायद उनका भरोसा उठ गया है इदारों से। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये कि उसमें ये कि कोर्टों में चक्कर लगाने से और वो अपना काम धंधा छोड़ के जो है कोई भी नहीं आएगा। लेकिन हम उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारी जो यूनिट ने एक प्रोसीजर बनाया है कि अगर गवाह है तो उसको हम खुद पिकअप एंड ड्रॉप हम भी देंगे और उसको वहाँ कोर्ट तक लेके जाएंगे। अगर उसके दिन का खर्चा है, मजदूरी है, तो उस मजदूरी को भी हम देने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा गौस साहब, ये बताएं कि बंदे जो थे उसमें ज़ाहिर वीडियोस में वो आ गए सामने, वीडियो बड़ी क्लैरिटी वाली वीडियो है, तो कितने बंदे थे? 2 बंदे थे इसमें। अभी तक की जो तफ्तीश है इसमें 2 लड़के थे। अच्छा। और ये बच्चा जो है ऑनलाइन काम करता था और ये मोबाइल फ़ोन के साथ यहाँ मौजूद था। उसका मोबाइल फ़ोन को टारगेट बना के उससे जो है, लेकिन उस बच्चे ने बहुत हिम्मत की, उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये कि वो उसके ऊपर जो है 2 फायर करके उससे उन्होंने जान छुड़ा के भागे यहाँ से। अच्छा, इनकी शक्लें तो बिल्कुल क्लियर है, तो क्या समझते हैं पकड़े जाएंगे? यहाँ की तो फुटेज जो मिली है यहाँ से तो क्लियर नहीं है, लेकिन आगे जो हम रूट मैपिंग कर रहे हैं उसमें जो कैमरे आ रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें कोई अच्छी सी तस्वीर हमें मिलेगी। और इसके अलावा हमने जियो फेंसिंग भी यहाँ से की हुई है। अच्छा। और आगे वाले रूट से भी ली हुई हमने कैमरे लिए हुए हैं, जो रूटिंग मैपिंग है इसमें, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई क्लू मिलेगा इसमें। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो सीआईए का जो मेन काम है वो तो एक्सटॉर्शन केसेस के ऊपर काम करते हैं, और ये क्या स्पेशल टास्क मिला है आपको? नहीं सर, ये असल में आईजी साहब की डायरेक्शन है कि डकैती विद मर्डर की जो केसेस हैं उसके लिए जो है सीआईए एसआईयू को जो है टास्क दिया गया है। अच्छा। ये डोमेन हमारा है और इसमें स्पेशली जो एक्सटॉर्शन केसेस है ना आपका, वो भी है। और ये हमारा डकैती विद मर्डर के तमाम केसेस हमें मार्क हो जाते हैं और एड्रेस हमें ही होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है हमारे एसएसपी शोएब मेमन साहब हैं, वो हमारे इंचार्ज हैं, एसएसपी हैं। और हमारे पास जो है तकरीबन 7 आईओज़ हैं पूरे कराची के अंदर, जो ये डकैती विद मर्डर के केसेस को हैंडल करती है। चले जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और एसएसपी शोएब मेमन साहब की क्या ही बात है, ज़बरदस्त एनर्जेटिक शोएब मेमन साहब हैं। मैंने तो उनसे बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, और जिस चैनल में भी गया हूँ, पहले वो पुलिस ऑपरेशंस में थे, अब वो सीआईए में आ गए, और ज़बरदस्त उनकी जो टीम है। मैंने तो अभी भी लास्ट कुछ हमने प्रोग्राम्स किए जिसमें एक्सटॉर्शन केसेस के ऊपर हमने प्रोग्राम्स किए हैं, उनकी सरपरस्ती में हमने प्रोग्राम्स किए और ज़बरदस्त तरीके से उन लोगों को पकड़ा है। और उम्मीद करते हैं कि वाकई नो डाउट सीआईए जिस तरह काम कर रहा है, तो सीआईए ऐसे लोगों को पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचाएगा। और ये जो फहद के वालिद साहब है, खालिद साहब, इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और ऑफ द कैमरा अभी मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। ऑफ द कैमरा खालिद साहब से मेरी बात हुई तो उनका ये कह रहा था, मेरा बच्चा तो चला गया, उसकी वालिदा तो रो रो कर निढाल हो गई, 2 स्टंट्स चले में माँ के, मगर मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि फहद को इंसाफ मिले और इबरत का निशाना बने, ताकि और कोई फहद, किसी का बेटा फहद नामी या फहद के अलावा कोई और दूसरा बेटा कराची का इस तरह इनकी भीड़ ना चढ़ जाए मौत। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, पहले तो आप तो अफसोस ही कर सकते हैं, हम असल में रहते तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, और पता नहीं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हम कहते तो हैं, लेकिन इधर का निज़ाम समझ में नहीं आता। और आप आज यहाँ पे इंसाफ के मुंतज़िर हैं, उस जगह पर खड़े में जहाँ पे आपके बच्चे को गोलियाँ मारी गई। और मैं समझ सकता हूँ वो तड़प उस बाप की क्या होगी कि वो उस जगह पे मौजूद है जहाँ पर उसके बेटे को, जवां साले बेटे को गोलियाँ मार दी गई। ये उसके दिल से पूछे। 33 साल उसकी, अभी तो समझ लें उसकी खुशियाँ देखनी थी। खालिद साहब, मुझे ये बताएं कि वो क्या करने आए थे यहाँ पे? वो देखें, यहाँ पर किसी को ड्रॉप करने आया था या किसी को लेना था उसको, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि तकरीबन कोई 1-1.5 बजे के टाइम वो घर से निकला था। उससे मिला कि मैं 5 बजे तक घर आ जाऊँ। अच्छा। तो वो यहाँ पर आन के खड़ा हुआ है। उसके बाद तो उसका जब ये वारदात हो गई है 2:30 बजे हुई, उसके बाद से उसका फ़ोन ऑफ था। इट मीन्स कि वो उसका मोबाइल जो है स्नैच करके ले गए और उसका वॉलेट जो था वो उन्होंने फेंक दिया। वो पुलिस को मिला, पुलिस ने मुझे दिया। तो हमें ये तो ज़्यादा नहीं पता, ये तो बेसिकली ऑपरेशनल पुलिस जो होती है उसका काम होता है कि वो एविडेंस वहाँ से जमा करें जो भी। बहरहाल ये जो भी पुलिस है इस टाइम, मैंने FIR भी कराई है और FIR मेरी जो है वो यहाँ गुलिस्तान जो थाने से स्पेशल ब्रांच CIA जो है वो शिफ्ट हो गई है, ट्रांसफ़र हो गई है। और माशाल्लाह से इंतहाई या प्रोफेशनल टीम है, जो मुझे अंदाज़ा हुआ पढ़ा लिखा आदमियों की इंतहाई प्रोफेशनल टीम है। और मुझे इन लोगों से बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे इनके ज़रिए इंसाफ देगा। और बाकी मेरा बच्चा तो चला गया, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं किसी भी सूरत इन कातलों तक
पहुँचूँ और उनको उम्रतनाक सज़ा दिलवाऊँ, ताकि किसी और का बच्चा जो है इनकी भेंट ना चढ़े। उस शहर जंगल में, ये जंगल है और इसके अंदर शिकारी छोड़ दिए गए हैं लोगों का, इंसानों का शिकार करने के लिए। तो बस मेरी तमाम लोगों से यही सदा है, तमाम इदारों से, तमाम आईजी साहब से, या यहाँ पर जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, कि खुदारा इस शहर को भी पाकिस्तान का हिस्सा ही समझें और इस शहर के ऊपर भी इतनी ही चाहत और इतना प्यार दें कि यहाँ से जो जितने भी ये डकैतियाँ हैं, चोरियाँ हैं और बहुत सारे जराइम हैं, जो अक्सरियत जो है शायद कराची के शहरी नहीं है, वो सारे गैर मुकामी हो सकते हैं। तो उनको जो है बाकायदा यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड किया जाए, जो उनको हमें पता चले कि यहाँ पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन जुर्म कर रहा है, कौन कारोबार सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमारा तो कराची को मिनी पाकिस्तान तो आपने बना दिया है। कराची को आप जो ना अब सुकून वाला कराची भी बना दें अल्लाह के वास्ते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका लाहौर इस्लामाबाद जाना होता होगा, आप ये बताएं मुझे कि वहाँ पर तो ऐसे मामला स्ट्रीट क्राइम्स इस तरह तो नहीं है जिस तरह कराची के अंदर है। यहाँ तो जंगल का कानून लग रहा है, जिसका दिल आ रहा है गोली मार रहा है, जा रहा है, पकड़े भी नहीं जा रहे, और मजे की बात है पकड़े भी नहीं जाते। सर कैसे पकड़े जाएंगे? देखिए, आपने बात करी हुई पंजाब की, मैं इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर जाना आना लगा रहता है मेरा। मैं अपने आप को वहाँ पर इतना सेफ़ महसूस करता हूँ कि मोबाइल पे हम बातें भी कर रहे हैं। अभी आपने अपनी जो है स्पीच में कहा है कि वहाँ पर जाके रात को 3-3 बजे 4-4 बजे तक हम बैठे रहते हैं। मोबाइल 2-2 लाख के 3-3 लाख के हाथों में होते हैं। मजाल है कि किसी ने नज़र उठा के भी देखता हो। तो खुदारा हमारे कराची में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह कराची जो है पूरे जो है पाकिस्तान का जो है 65-70% रेवेन्यू जनरेट करता है। यहाँ हम लोग जो है टैक्स देते हैं, उससे सब इदारे भी चलते हैं, उससे सब सिस्टम भी पाकिस्तान का चलता है। तो यार इस पे भी मेहरबानी करें, इसके लिए भी कोई ऐसा मंसूबा बनाएं, प्रोटेक्ट करें इसको कि यहाँ के शहरी अपनी जान व माल और आबरू से महफूज हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ़हद यहाँ पर जो क्लियर करें इस चीज़ को कि वो बाइकिया चलाता था, क्या ऑनलाइन राइडर था? नहीं, ऑनलाइन राइडर नहीं था। वो बेसिकली करता ये था कि वो उसके अपने पर्सनल जो क्लाइंट थे ना, जी, वो पिक एंड ड्रॉप के उस पे आता था। अच्छा, और उनको छोड़ता था, लेके जाता था, इसके अलावा और उसका कोई काम नहीं था। हाँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, वो लंदन से पढ़कर आया तो कोई इसको यहाँ पे जॉब वगैरह नहीं मिली? नहीं, बेसिकली देखें, जब वो पढ़ के आया उसके बाद उसने यहाँ पर ऑनलाइन काम शुरू किया था। ओके। वो वेरीफाइड मेंबर था यूट्यूब का। अच्छा। और उसको काम मिलता था, बहुत अच्छी अर्निंग थी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद पाकिस्तान से वो काम कुछ हम लोग भी मकसद 2 नंबरी बड़ी जल्दी इख्तियार करते हैं, तो कुछ काम यहाँ पर ऐसे हुए उस सिस्टम में कि उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से वो सिस्टम ही बंद कर दिया। ओके। जब वो सिस्टम बंद कर दिया तो उसने कहा कि मुझे वापस भेज दो किसी यूरोप के मुल्क में कहीं पर। मैंने कहा नहीं, अब तुम आ गए हो, 7-8 साल गुजार के आए हो, अब हम तुम्हें नहीं भेजेंगे और आप यहीं रहो। ओके। जो कुछ करो यहीं करो। तो उसके बाद वो थोड़ा डिसहार्ड हो गया। डिसहार्ड होते बस अब उस जाहिर बात है, बड़ा खुददार बच्चा था मेरा। ये सोचता था कि मैं खाना घर में खा रहा हूँ, रह घर में रहूँ, सारी आसाइशें मेरे पास हैं। तो उसकी हिम्मत नहीं होती थी मुझसे या अपनी माँ से पैसे मांगने की। तो उन्होंने सोचा कि यार अगर पॉकेट मनी तो देखें हर बच्चे को चाहिए होती है, हर लड़के को चाहिए। अब उसको एक आसान सा काम नज़र ये आया कि इसके अंदर कोई वक्त की पाबंदी भी नहीं है, किसी की कोई जॉब टाइमिंग नहीं है। तो चलो यार, अगर मेरे को 300-400-500 रुपये मिल जाएँ तो मैं जो कम से कम अपना जेब खर्च, अपनी गाड़ी का पेट्रोल निकाल लूँगा। तो बस ये उसकी मजदूरी समझ लें। वो एक जो है अपने तमाम आसाइशें छोड़कर 2-4-5-6 घंटे के लिए ये काम करके और वो जाता था और वापस घर में आ जाता था। रात को वो कोई काम नहीं करता था। दिन के 5 बजे तक वो घर में लाजमी वापस आ जाता। ओके। अच्छा, फ़हद ने वहाँ से डिग्री कौन सी हासिल की थी? देखिए, वो गया तो पढ़ने के लिए था, लेकिन उसने वहाँ पढ़ा नहीं। उसने अपनी वहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की और बस बच्चा था। उसको वहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि भाई काम करो, इतने पैसे मिल रहे हैं। तो जो स्टूडेंट होते हैं उनको 20 आवर्स जो है ए वीक मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। जबकि अगर आप वहाँ से हट जाएं तो आप पूरा दिन काम करें तो आपको ज़्यादा पैसे जनरेट होते हैं वहाँ पर। और फिर पाउंड के अंदर जो पैसे मिलते हैं और जब वो पाकिस्तानी अकाउंट होते हैं तो काफ़ी बन जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताया, अभी फ़हद की शादी थी और बड़े एक दुखी दिल के साथ ये सवाल आपसे कर रहा हूँ, तो उसकी बात पक्की कर दी थी? जी बिल्कुल, बात पक्की थी। हमें जिस इतवार को उसका सोएम हुआ है, यानी कि यस्टरडे, अच्छा, उसका सोएम हुआ है और उसी दिन हमने जाके डेट लेनी थी।
कि जिस दिन स्वयं था उसी दिन डेट लेनी थी। हमारी कंटिन्यूटी संडे टू संडे चल रही थी, क्योंकि संडे में हमारी भी छुट्टी होती थी, संडे में उन जो जहाँ बातचीत चल रही थी वो लोग भी संडे में मौजूद होते थे घर पे। तो हमारा तय ये हुआ था कि हम हर संडे को मीटिंग कर लिया करेंगे। तो ये अभी हमारी फाइनल डेट के लिए मीटिंग थी। उसकी पसंद की थी या आप लोगों की पसंद? अरेंज मैरिज थी। अच्छा, और हमने खुद पसंद की थी किसी के ज़रिए, और हमने उसको लड़की को भी इनको दिखा दिया था और इन्होंने भी देख लिया था उसको, इन दोनों को सामने बिठा भी दिया था। और वो बहुत खुश था मेरा बेटा, कह रहा था चलो शादी हो जाएगी। तो और उसके लिए मैंने यहाँ पर जो ना छोटा मोटा किसी कारोबार के लिए जो फंड भी इकट्ठा किया था कि मैं तुम्हें ये काम करा दूंगा इसी 2-3 महीने में। रमज़ानों में हमारा प्रोग्राम था कि एक छोटा मोटा कोई काम स्टार्ट कर दे ऑनलाइन, ताकि ये बच्चा सेट हो जाए मेरा, ताकि ये बच्चा जो है ना, मकसद ज़ाहिर बात है वो अभी अपना खर्चा इससे निकाल रहा है, अगर उसकी बीवी आ जाएगी तो वो तो पूरा नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा था इसको काम करा दूँ। तो अल्लाह का शुक्र था वसाइल हैं मेरे पास इतने कि मैं करा सकता था, तो मैं उस कराने के लिए बिल्कुल तैयारी पे था। तो ये सानहा रोनमा हुआ है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी इसकी वालदा के बारे में बताया, वालदा की तबीयत अब कैसी है? देखिए, वालदा की तबीयत तो समझते हैं कि जिसका बेटा चला गया हो, जिसकी जवान मौत घर में हो गई हो और घर शादी की खुशियों से गूंजने वाला हो, उस घर के अंदर आप जो है आप सफ़े मातम बिछाएं। हमारे घर में सफ़े मातम है। मेरी बीवी जो है हार्ट की पेशेंट है, 2 उसके स्टैंड डले हुए। और ये बाई गॉड मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे जो है थर्सडे 8 बजे मुझे ये इतला मिली है और मैं थाने आया हूँ। मैंने पूरी रात अपने किसी रिश्तेदार, किसी भाई, किसी बहन, अपनी बीवी, अपने बच्चों और दूसरे बच्चों, किसी को ये बात नहीं बताई। पूरी रात में अपने एक दोस्त के साथ एक कमरे में बंद बैठ गए। मैं भी रोता रहा, वो भी तो रोता रहा, सिर्फ जैसे किसी सूरत से सुबह हो जाए और सुबह मेरी बीवी जो है वो नींद ले एनर्जाइल हो जाएगी तो मैं ख़बर उसको दूंगा तो शायद बोले। अभी मैंने उसको दे दी नींद से उठा के, क्योंकि वो जल्दी सो जाता है। सही बात है। तो वो मेरे लिए बड़ा मसला होता है, मैं उसको लेके कहाँ से भागता। फिर मैं रिश्तेदारों को फ़ोन करता, बड़ी सर्दी, उस दिन रात भी बड़ी सर्दी थी थर्सडे को। तो बहरहाल मैंने नहीं दी, रात भर मैंने अपने सीने पे रखी ये बात। सुबह मैंने अपनी 7 बजे अपनी वाइफ को 4-5 लोगों के साथ मिल के बड़े प्यार से समझा के बताइए कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है। ओहो, बस अब उसकी 1 घंटे तक तो समझ ही भी नहीं आया, बोले तो क्या कह रहे हो, क्यों शहीद हो गया, शहीद किसने कर दिया, क्यों हो गया, उसकी समझ आपको समझा। ज़ाहिर आप खुद परेशान थे ना उस टाइम? मैं बहुत परेशान था। तो फिर बाकी अल्लाह आपको हिम्मत दे और बड़े बहादुर आप जिस तरह आप खड़े में और बात कर रहे हैं, ये तो इनके दिल से पूछे। और जी देखिए, मैं यहाँ पर इस टाइम क्राइम सीन पे मौजूद हूँ और CIA टीम जी CIA की टीम भी, और ये मेरा अहद है, मुझे जितना टाइम लगे, कितना भागना पड़े, कितना कुछ करना पड़े, मैं इस टीम के साथ हूँ। इस टीम पे मुझे पूरा एतमाद है और मुझे पता है कि इंशाअल्लाह तबारक तआला अल्लाह की मदद और इनके ताउन के साथ मैं इन डकैतों को कहरे किरदार तक पहुँचाऊँगा, इनको करारे वाक़ई सज़ा दिलवाऊँगा। चाहे मुझे साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, कितना वक्त लगे, डोंट वरी, क्योंकि मुझे अपने कराची वाले आगे वाले बच्चों को बचाना है कि अगर इन्होंने किसी और को इस मुज़ाहमत पे मार दिया या बग़ैर मुज़ाहमत पे मार दिया तो हो सकता है कि जो है अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ ना करे कि जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, तुम्हारे पास वसाइल थे, तो तुमने इनका पीछा क्यों नहीं किया। बस ये मेरा वादा है। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? और बस लास्ट मैसेज मेरा यही है कि देखें, अभी आपने एक अपनी स्पीच में बात की थी कि किसी ने कहा कि भाई आप जो है मुज़ाहमत ना करें, मोबाइल दे दें। तो आप ऐसा करें कि स्कीम मुतारिफ़ कराएं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ सिंध। हर बच्चा जो 18 साल से ऊपर होका हो गया उसको एक मोबाइल दे दें। ऐसे ही है, उसको मोबाइल दे दें, एंड्रॉयड दे दें, और सस्ते वाले दे दें, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये। जो छिन जाए तो वो FIR दिखाए, दूसरा ले ले, डोंट वरी, कोई मुज़ाहमत नहीं करेगा। या अगर मोबाइल नहीं देना ना, तो पूरे कराची के लोगों को जो 18 साल से बालिग हैं उनको जो है ना असले का लाइसेंस जो है ना होम डिपार्टमेंट दे दे, ताकि हर बंदा असला लगा के घूमे। वक्त तो ऐसे ही आ गया, लग ऐसे ही रहे। मोबाइल तो चले छोड़े सर, वो छोड़ दे मोबाइल, पर असले की परमिशन दे दे, जैसी बालिग को वो अपने पास रखना शुरू कर दे, ताकि एटलीस्ट अपनी जान तो महफूज हो। एटलीस्ट उसको पता हो मेरे साथ एक असला लगा हुआ है, एटलीस्ट मैं कहीं जा रहा हूँ, सामने से दिफा तो कर सकूँगा मैं। सर गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये तो जाहिर बात है, हमारा कानूनी हक है जिस शहर में हम रह रहे हैं। और जब मामला ऐसे हो, लाशें उठा रहे हैं और क्या, और बेगुनाह और निहत्ते मारे जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें भी मुसल्ला कर दें, जो हम जो है उनका खुद ही मुकाबला कर लें, हमें पुलिस की कानून नाफिज करने इदारों की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और
उसके डर से हो सकता है कि आधे से ज़्यादा जो ये क्रिमिनल्स हैं वो ये काम छोड़कर कोई जो है नेक काम शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे चले खालिद साहब, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील दे और दुआएं आपके साथ है, जल्द वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं SHO गुलिस्तान जौहर पीर शब्बीर साहब। आइए उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं इस केस के हवाले से, जो फहद नामी जो लड़का जो जाबाग हो गया। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम, मेहरबानी। ये फ़हद एक बच्चा था जो बाइक या इन ड्राइव में काम करता था और ऑन एंड ऑफ करता था, कभी करता था कभी नहीं। तो जुम्मे का दिन था, 2:30 बजे के करीब ये जो है मुनव्वर चौरंगी के बराबर में खड़ा था। 2 सिग्नेचर्स आए जिन्होंने इनसे मोबाइल फ़ोन ने छीना, जिस पे मज़ाहमत पे इसको 2 फायर करके जिसमें ये शहीद हो गया। तो उसके हमने CCTV कैमराज वगैरह काफ़ी हद तक हासिल कर लिए हैं और इंशाल्लाह अनकरीब ये मुलजिम गिरफ़्तार हो जाएंगे। और बहुत सारी मालूमात हमारे पास इकट्ठी हो गई है जो इस वक्त हम उनको आपसे के साथ शेयर नहीं कर सकते। बाकी ये है कि हम उनके बहुत करीब पहुंच गए और इंशाल्लाह वो जल्द गिरफ़्तार हो जाएंगे। और इसमें हमारी एक CIA की टीम है, वो भी इसमें काम कर रही है। बिल्कुल, अभी वो हमारे साथ ही थी, उनसे भी हमने बात की। अच्छा शब्बीर साहब, मुझे ये बताएं, ये लड़का कहाँ जा रहा था उस टाइम? दोपहर 2:30 बजे का टाइम था। ये यहाँ पे एक स्पॉट वहाँ खड़ा था और ये ऑफलाइन जो है वो करता था, राइड्स लेता था। अच्छा। तो शायद किसी का इंतज़ार कर रहा था, तो क्योंकि वो थोड़ा सा सन्नाटे वाली जगह है और जुम्मे का दिन था तो इसलिए रश भी नहीं थी। जुम्मे नमाज का टाइम था, 2:30 बजे का टाइम था। तो इसलिए सिग्नेचर्स ने भी देखा शायद कि ये अकेला खड़ा हुआ है, मौका है, तो इसलिए उससे वारदात हो गई। और इंशाल्लाह इसके मुलजिमान के हम बहुत करीब पहुंच गए और अनकरीब ये गिरफ़्तार हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसकी कुछ वीडियोस मंजर-ए-आम पर आई हैं और अभी CIA के साथ भी मैं साथ था, तो उनकी पिक्चर्स अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है। कोई ऐसी वीडियोस मिली आपको? और हमारे पास बहुत सारी वीडियोस हैं और मुलजिमान की शक्लें क्लियर हुई? जी, मुलजिमान की शक्लें काफ़ी हद तक क्लियर है, लेकिन हमारे पास एक सिस्टम भी है जो इसके पिक्सल बेहतर करके हम इसकी असल पिक्चर ले सकते हैं, वो उस पर काम हो रहा है। अभी अगर जौहर की बात की जाए तो यहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह आपने मज़ीद बढ़ाई है? जी बिल्कुल, आप देखें कि ये कराची के जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जो पुलिस स्टेशन है ये उनमें से एक है। ऐसे ही है। और ये चारों तरफ जो है वो इसको ऐसे रूट्स लगते हैं कि जो आउट ऑफ सिटी जाते हैं। तो ये हमारी मौसर पेट्रोलिंग और जो है वो इकदाम है जिससे क्राइम एज़ कम्पेयर अगले साल से कोई हम 150-200 क्राइम पीछे हैं। तो क्राइम में कमी आई है, लेकिन वेव्स आती है, ज़ाहिर है अब क्रिमिनल्स हैं, तो वेव तो आती है, लेकिन जो है वो इंशाल्लाह हम उसको जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे और माजी में भी किया है और इंशाल्लाह अब भी करेंगे। इन मुलजिमान को पकड़ के ना आपने इनको वो सबक सिखाना ताकि पता चले आने वाले जो और लोग हैं ना वो इस किस्म के घिनौने काम में ना वो आए। क्योंकि आपके सामने मैं भी उसके बाप से मिला, खालिद साहब से, और आप भी साहिब औलाद है, आप समझ सकते होंगे उस बाप की कैफियत। रो रहे थे वो। तो क्या कहना चाहेंगे कि अब ज़ाहिर उनका तो प्यारा चला गया, इनको कब तक अब ज़ाहिर CIA भी काम कर रही है, पुलिस भी काम कर रही है, आप लोग भी इस तगोदा में लगे हैं कि उन मुलजिमान तक पहुँचे, तो कब तक पहुँच जाएंगे? नेचर टेक रिवेंज। अच्छा। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा और हम जिम्मेदार हैं, हम इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि हम दूसरों को प्रोटेक्ट करें। इसकी हमें तनख्वाह मिलती है, लेकिन हम इंसान हैं, हमें दूसरों की तकलीफ़ में भी तकलीफ़ होती है और मकाफ़ात अमल है। अगर हम उनकी मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। और इससे पहले भी हमने किए हैं सारे मसले। इंशाल्लाह ये भी हम अनकरीब आपको खुशखबरी देंगे और इंशाल्लाह ताला विद इन द वीक देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, गुलिस्तान जौहर के रिहायशियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये जो आपकी प्रीमिसेस में पूरा गुलिस्तान जौहर आता है, आधा शारा फैसल पे, आधा गुलिस्तान जौहर में, कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस देखें, बात यह है कि जितने गवर्नमेंट के पास वसाइल हैं, पुलिस के पास वसाइल हैं, ज़ाहिर है हमें इस मुल्क में पोलियो की ड्यूटीज़ भी हम करते हैं, मीज़ल्स भी हम पिलाते हैं, दूसरी भी और काफ़ी ड्यूटीज़ हैं जो पुलिस करती है। पुलिस अपने हिसाब से जो उनके पास हमारे पास वसाइल हैं हम कोशिश कर रहे हैं और आदमियों को भी जो है वो इन क्रिमिनल से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये बात मुझे भी पता है कि सबसे ज़्यादा शहीद पुलिस में, जितनी भी हमारी फोर्सेज है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा शहीद पुलिस में। बिल्कुल, सब आप देखें बहुत सारी कुर्बानी के बाद इस शहर में अमन हुआ है और इंशाल्लाह ये कायम रहेगा। और पुलिस अब ज़ाहिर है कोई भी वाक़या हो जाता है तो उसको ट्रेस करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कराची पुलिस ने पहले भी डिलीवर किया, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी करती रहेगी। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ SHO पीर शब्बीर साहब जो कि गुलिस्तान जौहर के SHO हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है गुलिस्तान जौहर के इलाके परफ्यूम चौक में, और ये वो जगह है जहाँ पर एक चहलकदमी रहती है
अगर मोबाइल स्नैचिंग की बात की जाए तो गुलिस्तान जौहर में आजकल बहुत वाक़यात हो रहे हैं और आवाम थोड़ी परेशान आई है, आवाम से भी जानते हैं और कुछ राइडर्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि कहा जा रहा है वो लड़का भी ऑनलाइन जो है वो राइडर था और वो कहाँ जा रहा था ये भी आपने सुना भी थोड़ी देर पहले कि वो जो पर्सनल जो उसके कॉन्टैक्ट थे ना उनको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देता था। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताएं पहले तो मैं आप जैसे लोगों को जो मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपना घर चला रहे होते हैं, मैं तो आप लोगों को सलाम और सैल्यूट पेश करता हूँ। जी जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि आप घर से जब निकलते हैं आपको पता होगा जौहर के एरियाज़ में कुछ वारदातें हो रही हैं और अभी कल भी जिस तरह आप लोगों ने भी मीडिया में देखा होगा कि एक शहरी ने गाड़ी चढ़ा दी डाकुओं के ऊपर और डाकू भाग गए और एक फाद नामी शख्स को हलाक कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप जब निकलते हैं जान का रिस्क लेके? तो जनाब बिल्कुल रिस्क लेके निकलना पड़ता है, बस दुआओं पे चल रहे होते हैं हम अपनी। अच्छा, माँ बाप की दुआओं से चल रहे होते हैं, बच्चों की दुआओं से चल रहे होते हैं, लेकिन ये जो बाइक हम चला रहे हैं लेकिन ये कंपनी इस सिलसिले में कोई भी हेल्प नहीं करती, यानी ना आपको इंश्योर करती है ना कुछ करती है, आपको सैलरी तो नहीं वो दे रही, यानी कि हर चीज़ आपकी अपनी होती है। अच्छा, आपकी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती? कुछ भी नहीं देती, सिर्फ हम तो वो उल्टा हम लोगों से कमीशन ले रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताया रात के टाइम पे जब आप काम कर रहे होते हैं और स्पेशली अगर बात की जाए 10 बजे के बाद की, दिल धक धक कर रहा होता है कि यार कोई मोबाइल ना छीन ले? बिल्कुल ऐसा ही होता है कि मोबाइल छीनने का खतरा। रात की क्या बात करें, दिन का नहीं पता, आप यहाँ खड़े हो यहाँ पे मोबाइल कोई छीन के ले जाए, कुछ नहीं कर सकते। चले जनाब, बिल्कुल आपने देखा और ये ऑनलाइन राइडर्स यहाँ पे मौजूद थे, आपने देखा ये लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं, आपके सामने ही हैं। और चलते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ शहरियों से भी बातचीत करते हैं, उनसे भी पूछते हैं वो क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मुझे ये बताएं, आप गुलिस्तान जौहर में रहते हैं? मैं जौहर में ही होता हूँ। जौहर में होते हैं। आजकल अगर गुलिस्तान जौहर की बात की जाए स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है। अभी एक लड़का फहाद जिसको गोली मार दी गई मोबाइल छीनते हुए और भी कुछ वाक़यात रोनुमा हुए, क्या कहना चाहेंगे? भाई जान तो महफूज ही नहीं है। आप घर से निकलो तो बस घर वालों को देख के निकलो कि अब शाम में मुलाकात हो जाए तो अलग बात है, मगर जान महफूज नहीं है। ना ही आए दिन मार देते हैं यहाँ, तो आए दिन वारदातें जी। चले जनाब, बिल्कुल यहाँ पे एक और मेरे भाई आजे एक मीडिया, मैं कहूँगा हमारे बहुत अच्छे कुलीग और माशाल्लाह अगर रोड शोज़ की बात की जाए तो बादशाह खुद ही तारुफ कराएंगे वो अपना। मैं क्या तारुफ कराऊंगा, मैं तो उनके सामने एक छोटा सा एंकर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कासिम रज़ा हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ इब्तिदा की थी, उसके बाद सज़ा मिली और फिर बिस्तर पर पड़ गए 6 साल। अब वो सज़ा किसने दी कैसे दी ये नहीं पता, आप पूछो क्या पूछो मेरे दोस्त। कासिम भाई ये बताएं, आपने मीडिया में माशाल्लाह काफ़ी काम किया है और पहले तो मैं कहूँ अभी आजकल कर रहे हैं आप? अच्छा, वो कलाकारी छोड़ दी मतलब हम लोग कलाकारी कर रहे हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा तोड़ फोड़ दिए कि मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, चल नहीं सकता। तो अल्लाह से क्या हुआ था? अल्लाह इनको हिदायत दे जो टारगेट किलिंग करते फिरते हैं साफियों की। यही टॉपिक है हमारा। और हम जैसे जो छोटे यानी जो बहुत बड़े लेवल का शरीफ अरशद नहीं है, हम अगर मैंने कोशिश की थी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए। आजकल टारगेट किलिंग की अगर बात की जाए, चलो उसकी बात तो अभी हम नहीं करते, मोबाइल स्नैचिंग बहुत हो रही है गुलिस्तान जौहर में, क्या कहना चाहेंगे? यार जौहर में नहीं पूरे शहर में हो रही है, मसला ये पूरे पाकिस्तान में हो रही है। लाहौर जो बड़ा सेफ सिटी था। लास्ट मैसेज फॉर द पीपल ऑफ कराची या जो कुर्सियों पे आला फाइज उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई सियासतबाजी छोड़ो, वो बुरा वो अच्छा, मैं गंदा अंडा वो अच्छा अंडा। अब देखो मुसलमानों के साथ दुनिया में क्या हो रहा है, एक हो जाओ, मुल्क की खिदमत करो, अवाम की खिदमत करो, हम सब एक हैं, हम सबका खून लाल है। चले बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से हम आपको दोबारा टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं एज एन रोड शो एंकर, ठीक है? हाँ, टीवी में एक्टर आ रहा हूँ, अब रोड शो एंकर नहीं हूँ, लेकिन चले ये थे जी हमारे उस्ताद मोहतरम कासिम भाई जो कि रोड शो के बादशाह, और क्या ही बात है, ज़बरदस्त काम कर रहे थे और बिल्कुल बहुत अच्छी बातें की, मगर तल्ख बातें की, शायद किसी को चुप भी जाएंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं डिप्टी चीफ कराची CPLC उनके पास, शब्बर मलिक साहब के पास, उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे पूरे साल का, इस साल कितनी किडनैपिंग हुई, कितनी वो जो वारदातें हुई, कितने मोबाइल छीने, कितना भत्ताखोरी हुई। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, आज का मंजर-ए-आम प्रोग्राम आप देख रहे हैं। आज सारी सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे आवाम के मोबाइल चल रहे हैं, आवाम की जान महफूज नहीं है, ना जान महफूज है ना माल महफूज है। और आपने देखा
क्राइम सीन की टीम भी आई थी CIA की, उनसे भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर कैफे किरदार तक पहुंचा देंगे। लेकिन इस टाइम बात फहद के अलावा जो दीगर जो हमारे शहरी हैं उनकी भी हो रही है, क्या हम लोग महफूज हैं? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी चीफ ऑपरेशन CPLC सिंध शब्बर मलिक साहब। उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे क्योंकि CPLC का बड़ा अहम किरदार है। और 2024 की बात की जाए बिल्कुल एंडिंग है और जिस तरह आप जान रहे हैं कि 14-15 दिन रह गए, फिर एक नया साल शुरू होगा। पूछेंगे इनसे इस साल का पूरा रेशियो पूछेंगे और जानते हैं इनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शब्बर साहब, कराची वो शहर है जो पूरे मुल्क को संभाल रहा होता है। मईशत की बात की जाए तो काफ़ी जो कारोबारी हजरात हैं वो रीढ़ की हड्डी की तरह जो है वो इस शहर को लेकर चल रहे हैं और ये शहर पाकिस्तान को लेकर चल रहे हैं। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आपके सामने स्ट्रीट क्राइम्स की बात की जाए। शहरी कराची के गैर महफूज समझते हैं अपने आप को, लोग बाहर निकलते हुए डरते हैं, घबराते हैं कि मोबाइल देते हुए कि हमें गोली ना मार दे। जो शख्स इस तरह के काम में मुलविस होता है ना, वो मारने के लिए ही निकलता है, या तो मर जाना है तो मार जाना है। मैं डकैतों की बात कर रहा हूँ। तो पहले ये बताएं कि इस शहर में अमन कब बहाल होगा? थैंक यू वेरी मच जी। मैं सबसे पहले आगाज़ यहीं से करूँगा कि कराची जो है वो हमारे मुल्क की जो है वो मईशत को चला रहा है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। बट हमें साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि कराची जो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोगों की आबादी है, और वो एक शहर की नहीं, एक मुल्क की हैसियत जितनी आवाम है। चूँकि कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी आबादी कराची शहर से भी कम है उस दुनिया में। पहली बात ये क्राइम की अगर हम हवाले से बात करें तो क्राइम जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये कम ज़्यादा होता रहता है, ये शिफ्ट होता रहता है, इसमें नए ट्रेंड्स और पैटर्न सेट होते रहते हैं। ओके। CPLC का बुनियादी जो किरदार है इसके अंदर, CPLC ये सारे जो फिगर्स हैं या जितनी कंप्लेंट्स हैं उनको कंपाइल एग्जैक्टली ऐसे ही बिल्कुल, और उसके बाद उस पूरा डाटा आप लोगों के पास होता है। पूरा हमारे पास का डाटा है और हमारे पास तकरीबन पिछले 35 साल से ये डाटा है जो कि कंपाइल होता है। ये रोज़ की बुनियाद पे भी होता है, ये हफ्ते की बुनियाद पे भी होता है और ये माहाना बुनियाद पे भी होता है। हर माह ये डाटा कंपाइल करने के बाद हर माह की 7 तारीख ये शाया कर दिया जाता है। इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो है। हाँ, यकीनन इससे फ़ायदा उठाने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मौजूद हैं जो इसको एनालाइज करती हैं। वो देखती हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न क्राइम पैटर्न्स हैं वो क्या हैं, कौन से क्राइम के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है, किस में कमी हुई है, उनकी क्या वजूहात हैं और उसका तदारुक कैसे होगा। ये बुनियादी चीज़ें। इसमें मैं आपको ये भी साथ में बताता चलूँ कि जी अगर हम स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं तो हमारे पास बुनियादी तौर पे जो स्ट्रीट क्राइम में चीज़ें आती हैं वो 2 व्हीलर स्नैच और थेफ्ट आता है, 4 व्हीलर स्नैच और थेफ्ट आता है, और जो मोबाइल स्नैचिंग है वो हमारे पास जो है वो स्ट्रीट क्राइम की कैटेगरी में फॉल करती है। इसके अंदर अगर हम रवां साल की बात करें 2024 की, तो 2023 के मुकाबले में 2024 जो है उसमें क्राइम की शरह में कदरे कमी है। अच्छा, कमी है? कमी है जी। मेरे पास 2023 के फिगर्स भी हैं, 2024 के भी फिगर्स हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको एक लम्हे में ये बात बता सकते हैं आप कि जी 2 व्हीलर जो है वो इस साल रवां साल जो है वो 38,000 का फिगर है नवंबर में। अच्छा, 11 माह में, जबकि हमारे पास 2023 में ये फिगर 52,000 पे। ओके, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो 2 व्हीलर स्नैच है वो हमारे पास 7,711 है नवंबर तक 2024 के अंदर, जबकि वो पहले 7,299 थे हमारे पास। इसी तरह 4 व्हीलर के फिगर्स के अंदर भी कमी है। 24 के अंदर हमारे पास 1664 रिपोर्टेड हैं, जबकि हमारे पास 2023 में जो था वो 2046 थे। सही है। इसी तरह अगर आप 4 व्हीलर स्नैच में देखें तो हमारे पास इस साल 259 है, जबकि पिछले साल 264 थे 2023 के अंदर। मोबाइल स्नैचिंग हमारे पास पिछले साल जो थी वो 28,000 कुछ थी, इस साल हमारे पास 18,000 है। पर यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि बाकी जितने भी फिगर्स हैं, देखिए हमारी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो प्रॉपरली बैक्ड अप बाय कंप्लेनेंट है। देखिए हर कंप्लेंट के पीछे एक कंप्लेनेंट का होना बहुत ज़रूरी है। वो कंप्लेंट आपको ऑथेंटिक होनी चाहिए और वो जो है वेरीफाइड होनी चाहिए। उसके बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं जिसके थ्रू हम वेरीफाई करते हैं, जिसमें सबसे ऑथेंटिक सोर्स FIR है। ठीक है जी। इसी तरह जो हमारे पास मोबाइल
स्नैचिंग है वो हमारा मानना ये है कि वो अंडर रिपोर्टेड है, वो 100% रिपोर्ट नहीं होती, जबकि हमारे पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की जो चोरी या स्नैचिंग है वो हमारे पास 100%। अच्छा, मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा था, मैंने कहा आपकी बात कंप्लीट हो जाए मैं आपसे पूछूंगा कि बहुत से लोग, कुछ केसेस अनरिपोर्टेड हैं, लोग नहीं रिपोर्ट करते हैं, और वाकई ऐसे अभी ये भी बड़ी मुश्किल से FIR वगैरह ये नहीं करना चाह रहे थे लोग ना। अब ये कल रात को जाके, जबकि वाकया 3-4 दिन हो गए हैं, जी, कल ये 15 तारीख का वाक़या है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसकी FIR गुलिस्तान जौहर में कल रात को बिल्कुल हुई है। फहद नामी बच्चा, बिल्कुल ऐसे ही, बेचारा, हमें भी उस चीज़ का बहुत दुख है। देखिए जी, स्नैचिंग के जितने भी कराची के अंदर वाक़यात हुए हैं 2023 के अंदर, इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली, जो कि मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि 108 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया 108 2023 में, जबकि ये फिगर 2024 के अंदर आज की तारीख में 91 का है, 91 का। सही, थोड़ा सा फर्क है बस, थोड़ा सा कमी आई है, कमी यकीनन आई है तकरीबन इसमें, पर हमारे पास एक माह। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ केसेस अनरिपोर्टेड थे तो वो उसमें शामिल कर ले तो शायद ज़्यादा हो जाए। मैं अर्ज कर देता हूँ आपको, देखिए 2 व्हीलर 100% रिपोर्टेड होगा, ऑथेंटिक होगा, 4 व्हीलर होगा। इसी तरह जो मर्डर विद रॉबरी है वो 100% होगा, क्योंकि इनमें FIR लाजमी है। अगर कोई शख्स किसी भी वजह से उसकी जान चली जाती है तो उसकी FIR ज़रूर होती है, चाहे वो एक्सीडेंट में हो, किसी भी मद में हो, तो वो रिपोर्टेड ज़रूर होता है। हाँ, मोबाइल फ़ोन हमारा अपना मानना है कि ये अंडर रिपोर्टेड है। इसमें अहम तरीन सवाल ये पैदा होता है कि ये कितना % अंडर रिपोर्ट, ये 2% है, 20% है, 50% है, ये एक ज़ेर बहस बात है। चूँकि हम हमेशा बहुत ऑथेंटिक बात करते हैं और फिगर्स की बात करते हैं, तो मैं यकीनन कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिसकी मुझे भी तस्दीक ना हो। उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए जी, स्ट्रीट क्राइम, मैं किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं स्पोक्समैन नहीं हूँ किसी का यहाँ पर, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्ट्रीट क्राइम पूरी दुनिया में है। जहाँ रोड पे एक्टिविटीज़ होती हैं और जहाँ पर सूरत हाल हमारे मुल्क की तरह होती है, वहाँ स्ट्रीट क्राइम होता है, चाहे वो लंदन हो और चाहे वो, हाँ, इसमें अहम तरीन सवाल ये है कि आया वो हथियार के साथ होते हैं या नहीं होते, क्योंकि ये एक बहुत अहम सवाल है। यही वजह है कि हमारे मुल्क के अंदर हथियार के साथ होते हैं हथियार के साथ होते हैं, जिसकी वजह से कई कीमती जानें जो वो ज़ाया भी हों। बट इसकी दूसरी तरफ जो एक पॉजिटिव चीज़ है, और मैं ये समझता हूँ, वो ये है हीनियस क्राइम। इस शहर ने हीनियस क्राइम देखा, अगवा बराए तावान देखा, इस शहर ने भत्ता देखा, इस शहर ने सब देखा, बिल्कुल ऐसे ही। पर अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में, एज ऑफ टुडे, मैं आपसे ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इस साल 21 केसेस अगवा बराए तावान के रिपोर्ट हुए। अच्छा। और जिसमें से एक भी अभी पेंडिंग नहीं है। अगर हम आज की बात करें तो कोई हमारा मुगवी कराची शहर का कोई भी सबक पेंडिंग। और एक्सटॉर्शन केसेस भत्ताखोरी, देखिए हमारे पास तकरीबन जो एक्सटॉर्शन के केसेस हैं वो हमारे पास इस रवां साल 84 जो हुए, जो कि FIR हमारे पास सही। और लास्ट 2023 की बात करें, उसमें एक्सटॉर्शन केसेस कितने? उसके अंदर 129 थे। एक ज़्यादा थे, उसके अंदर कम हुआ ज़्यादा जी। और इस साल भी इन केसेस की जो 84 तादाद है, उसकी वजह ये है कि इसमें 2 गैंग थे, जो एक मलेशिया से ऑपरेट कर रहा था, उसके तकरीबन 12 कंप्लेंट्स थी, जो कि गैंग बाद में जो है वो अपने कैफर करदार को CIA ने जो किया था लास्ट टाइम, SIU एक्सटॉर्शन कराची के अंदर कहीं CIA करता है, SIU उसको CIA SIU करता है, उसके साथ CPLC की भी टीम, ज़्यादातर हम उनके साथ होते हैं। रिसेंटली भी अभी जो इंटरनेशनल नंबर से कॉलिंग आ रही थी, उसके अंदर जो गैंग अभी अनर्थ हुआ, और जिसके अंदर मेरे ख्याल से आज से 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई SIU की तरफ से, उनके SSP की तरफ से, वो भी शुएब मेमन की जानिब से, शुएब मेमन साहब की जानिब से बिल्कुल की गई, जिसमें 2 अहम मुलजिम जो है वो पकड़े गए और उनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकला। 2017 में भी वो एक्सटॉर्शन में ही गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद वहाँ से रिलीज़ होने के बाद हम साथ ही थे उनके, ये हमारे साथ ही प्रोग्राम किया। अच्छा, हम साथ ही थे, और शुएब मेमन साहब ने करवाया था। जी। और काशिफ साहब सब इंस्पेक्टर हैं, और DSP वासिफ कुरैशी साहब सब हमारे साथ हैं। बरकाती साहब कुछ हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और वो दोनों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया। दोनों का एक याहिया नाम था, एक का रफाकत नाम था। जी, दोनों याहिया। और बड़े खतरनाक ये मुल्ज़िमान थे। माजी का इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, और टारगेट किलिंग में मुलविस थे, भत्ताखोरी में और ऑनलाइन बैंकिंग में जो फ्रॉड करते हैं, हैकिंग। FIA से भी गिरफ्तार रहे, मतलब FIA को भी वांटेड थे, उन्होंने भी गिरफ्तार किया। ये वाकई नो डाउट ये मंजराम की टीम को और CIA को दोनों की मुश्तरका कार्रवाई थी, और क्रेडिट हम लोग को भी थोड़ा बहुत जाता है, हमने उनकी मीडिया कवरेज की जाके, और
बहुत समझने की ऐसे जो मतलूब थे ना, वो मुझे खुद काशिफ साहब ने बताया कि काफ़ी महीनों से ये इनके थे कि इनको पकड़ लें हम लोग। जी, इसमें ये पता करते क्या थे शबर भाई, थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। ये जो भत्ता नहीं देते थे ना, उनको जगह फायरिंग के थ्रू डराते थे। जी बिल्कुल, मेरे इल्म में गैर कानूनी असला इनके पास था, छीना हुआ और सारे मामला थे इनके मुझे पास। पता था न्यू कराची के अंदर अजमेर निकली के अंदर बिल्कुल 2 ऐसे ही। कंप्लेनेंट के घर के बाहर फायरिंग हुई। मेरे इल्म में है टोटल इनकी 5 कंप्लेंट्स जो थी वो FIR इनके खिलाफ दर्ज है। मेरे इल्म में है 2 केस और हैं जो जिसमें इन्होंने कॉलें की हैं। यकीनन ये बहुत ख़तरनाक मुलजिम थे। और देखें जी, मैं इस चीज़ पे बड़ा क्लियर हूँ कि ये कोई क्रेडिट की जंग नहीं है, ये हमारे शहर की बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम भी इस शहर के लिए जंग लड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे मैं ही है। हमेशा ये समझता हूँ, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पुलिस हो, या बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हों, जिसमें रेंजर्स भी का एक अहम किरदार है, और बाकी इदारे बिल्कुल भी ऐसे ही हैं है। जिनका आम तौर पे नाम नहीं आता। जिस केस का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके अंदर भी वफाकी जो इदारे थे वो हमारे साथ राब्ते में थे, ऑपरेशंस थे, वो हमारे साथ मुश्तरका कार्रवाई है। तो कहने का मकसद ये है कि हम सब ने जॉइंट एफर्ट करना है ऐसे ही है। तो ये शहर होना है। अगर हमने ये समझना है कि ये सिर्फ किसी एक इदारे की जिम्मेदारी है और बाकी किसी की सबकी नहीं है, मिलजुल कर रही ये है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस शहर को अमन देना इदारों का फर्ज है, और हम तो बिल्कुल निशानदी करते रहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा शबर साहब, मुझे ये बताएं कि अभी जो आने वाले वक्त में, जिस तरह आपने फिगर्स वगैरह तो आपने बताया, और आप क्या समझते हैं कराची रोशनियों का शहर एक वक्त में, आपने भी वो उरूज देखा कराची का, और काफ़ी बिल्कुल आपने देखा होगा काफ़ी लोग ये शहर छोड़कर चले गए, ये मुल्क छोड़कर चले गए। तो हम ये नहीं चाहते कि आने वाले वक्तों में लोग शहर छोड़कर जाएं, मुल्क छोड़कर जाएं। अभी मैंने आवाम के बीच में भी कुछ वक्त गुजारा गुलिस्तान जौहर में। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, आवाम की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। तो आवाम की उम्मीद बहाल करने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, मैं बताता हूँ। देखिए, हर चीज़ एक क्राइम का एक सर्कल है। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि एक इंसान किसी भी वजह से, चाहे वो आदी है, चाहे उसकी ज़रूरत है, या कोई उसकी ऐसी वजह कभी भी जस्टिफाइड नहीं हो सकती, बट वो एक क्राइम करता है। क्राइम के बाद वो क्राइम रिपोर्ट होता है। क्राइम रिपोर्ट होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर उसकी गिरफ्तारी में आती है। उसकी गिरफ्तारी अमल में आने के बाद वो जेल कस्टडी चला जाता है। फिर उसके केस के बाद में जो भी फैसला हो, चाहे वो एक्विट हो, चाहे उसको सज़ा हो, उसके बाद जब वो बाहर आता है तो यहाँ हमारा सर्कल टूट जाता है। वो फिर आके उन्हीं हाथों में जाता है जिसमें इस माशरे को जिससे प्रॉब्लम है, या वो क्राइम फिर से जो है वो शबर साहब, सॉरी आई इंटरप्ट यू, आपने वही सवाल कर दिया जो मैं बार बार ये सवाल कहता रहता हूँ। और जो लोग बैठे इक़्तिदार में, जो स्पेशली हमारी आला अदलिया है, कानून तो बना हुआ है मगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। वो बाहर देखें, इनके वकील ना आप लोगों से, जिस तरह आप लोग इदारा काम कर रहे हैं, CPLC डिफरेंट हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, इनका वकील बहुत तगड़े होते हैं। वो आप लोगों से पहले कोर्ट में पहुंचे होते हैं इनको बरी करने के लिए। तो बात यह है कि सख्त एक्शन होना चाहिए। जब तक सख्त एक्शन नहीं होगा ना, अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे, जो 2 मुल्जिमान पकड़े हैं, ये माजी में इनके ऊपर कितनी FIRs हैं, कितनी बार अंदर गए बाहर गए, अंदर गए बाहर गए, इनका यही चल रहा है मामला। तो जब तक सख्ती से एक्शन नहीं होगा ना, ये मामला नहीं थमेगा। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं। देखिए जी, मैं समझता हूँ हालात बेहतर करने में जो सबसे अहम किरदार है ना, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। यस। लेकिन जब तक आपकी मईशत बेहतर नहीं होगी, मज़ीद बेहतर नहीं होगी, मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, ठीक है, एक ये भी किसी हद तक बहुत बड़ी हकीकत है कि लोगों को इजी मनी का आदत पड़ गई, नशा लग गया है, या इजी मनी की आदत है उनको। हम ये चाहते हैं कि लोग मेहनत करें, अपना रोज़गार करें। शबर साहब, जाते एनी मैसेज फॉर द पीपल ऑफ कराची, पीपल ऑफ सिंध, पीपल ऑफ पाकिस्तान? मेरा एक ही मैसेज है जी कि व्हेन यू आर लिविंग इन कराची यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, और आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि आप अपना ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। और कराची के अंदर यकीनन एक ये ऐसा शहर है कि जिसके अंदर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा देना पसंद करते हैं, क्योंकि ये एजाज़ सिर्फ कराची को हासिल है कि यहाँ वो इदारे काम कर रहे हैं जो बाकी मुल्क में हमारे नहीं है। चाहे वो सीधी है, चाहे वो सिलानी है, चाहे वो इंडस है, चाहे वो छिपा है, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये शहर देने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं, बिज़नेस एक्टिविटीज़, वो बहुत ज़्यादा हैं। पर उसके साथ साथ जो हमारे साथ ये क्राइम वाला एक इशू है, उसमें हमें बड़ा विजिलेंट रहना चाहिए। और अगर किसी के साथ कोई क्राइम हो जाता है और किसी भी नौइयत का, उसको रिपोर्ट ज़रूर करें। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ, इसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बुनियादी ज़िम्मेदारी चूँकि पुलिस की है, तो आप 15 पे इतला करें।
और 15 अगर जो कि 90% अब रिस्पॉन्ड करता है, बड़ा बेहतर हो गया है। उसके अलावा रेंजर्स का नंबर है 1101, उस पर रब्ता करना चाहिए, और CPLC का नंबर है 1102। ये नंबर आपको याद होने चाहिए सबको, ताकि आप किसी भी मुश्किल में, किसी भी परेशानी में, किसी भी तकलीफ़ में आप इन नंबरों पर रब्ता करें। क्योंकि जब इंसान तकलीफ़ में होता है तो जाहिर सी बात है उसकी सोचने और समझने की सलाहियत उस तरह नहीं होती जैसी नॉर्मल सूरत हाल। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ जाता है, बड़ा फर्क पड़ जाता है। जाहिर सी बात है, अगर मैं भी मुझे भी अगर कोई वेपन दिखाएगा तो मैं भी डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं लोग, बिल्कुल ऐसे ही है। जी शब्बर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वंस अगेन नाइस मीटिंग यू। थैंक यू जी जनाब, ये थे मेरे साथ शब्बर मलिक साहब, और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की, और बात सिर्फ इतनी सी है, मैं सिर्फ यही कहूँगा जाते थे पाकिस्तान छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये शहर, ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। और ये जो वेव्स आती है ना, जिस तरह इन्होंने कहा और मैं भी ये दोबारा सेकंड करता हूँ, ये एक लहर आती है क्राइम की और ये थम सी जाती है। मगर हमें उम्मीद रखनी चाहिए अपने इदारों पर कि वो बेहतरी की तरफ इस शहर को, इस मुल्क को लेकर जाएंगे। सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आप लोग चले जाएंगे, आप बाशऊर रखने वाले लोग चले आएंगे और वेल स्टैब्लिश लोग चले आएंगे, तो इस मुल्क को कौन आगे लेकर जाएगा? ये सोचने की बात है, समझने की बात है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ये जो फहद जैसा जो लड़का जो आज जिस तरह हमने आपको दिखाया, जो खालिक हकीकी से जा मिला, कोई मजीद फहद इस तरह ना खालिक हकीकी से जा मिले। और एक वो कहते हैं ना, हादसाती मौत, किस तरह उसकी फैमिली परेशान है। उम्मीद करते हैं कि उसको इंसाफ जरूर मिलेगा और ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत है, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंदिराम की टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।